So the next chapter is the age of Mauryas. Okay. So just for a brief revision, हमने हमने ये देखा कि मगध एम्पायर जो था उसकी शुरुआत होती है हरियंक डायनेस्टी से. हरियंक डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय शिशुनागास. शिशुनागास वर फॉलोड बाय द नंदास. ओके. तो हरियंक डायनेस्टी में कौन तीन मेजर ये थे? वन वाज बिम्बिसार, फॉलोड बाय अजातशत्रु एंड देन उदाइन. ओके. और शिशुनागा के रूल के टाइम पर the power of Avanti was destroyed and the Magad empire expanded towards the Vindhyas as well. And then came the Nandas. Now who was the most powerful dynasty before the Mauryas? And it was during the Nanda rule that Alexander invaded India but did not dare to come inside. Okay. तो नंद डायनेस्टी का सबसे जो बड़ा रूलर था दैट वाज महापद्म नंदा. ओके. एंड देन दीज नंदास वर फॉलोड बाय द मौर्यास. तो नाउ वी हैव टू डू दिस चैप्टर दैट इज द एज ऑफ मौर्यास. हाँ, तो पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते, बाद में we will do it from the PPTs the way we do it always. So age of Maurya starts with Chandragupta Maurya. So Maurya dynasty was founded by Chandragupta Maurya. Now who basically belong to a ordinary family. Now जैसे अभी तक के जितने भी राजे या डायनेस्टीज वहां पर आई है वो ऑलरेडी रॉयल फैमिलीज में से थे, क्षत्रिय क्लैन से थे. लेकिन ओरिजिन्स ऑफ मौर्याज उसके ऊपर थोड़ा हिस्टोरियंस में और वैसे डिस्प्यूट है कि वो एग्जैक्टली कौन थे. तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही वाज बोर्न ऑफ मूरा. मूरा वाज अ शूद्र वुमन बट हर फादर वाज द किंग. तो बेसिकली इसमें ये जो मूरा थी शी वाज अ कोर्टिसान. कोर्टिसान मतलब जो कुछ नाच गाने वगैरह करते एंड इन अ वे दे आर basically they are kept in the palaces by the kings. So Chandragupta Maurya's mother was of that particular profession. और एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है यानी जो नेपाल में कुछ टेक्स्ट वगैरह जो पाए गए उसके हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू द मौर्या क्लैन. तो मौर्या क्लैन एक क्षत्रिय क्लैन था जहां से चंद्रगुप्त आया था. तो इस पे डिस्प्यूट है एग्जैक्टली कि वो कहाँ से आया था, बट वो डिस्प्यूट जाने तो वो किंग बना था ये तो सभी एक्सेप्ट करते हैं ना. तो नाउ ही वाज रेज्ड बाय चाणक्य. नाउ चाणक्य वाज थ्रोन अवे फ्रॉम द नंदा कोर्ट एंड ही वाज इंसल्टेड. सो ही हैड टेकन अ वॉव दैट मैं ये तख्ता पलट के रहूंगा इसका. तो उस समय का जो नंद राजा था उसका उन्होंने चाणक्य ने तख्ता पलटा और चंद्रगुप्त मौर्य को इंस्टॉल किया एज किंग. सो द machinations of the Chanakya against Chandragupta's enemies are described in detail in मुद्र राक्षस. एक मुद्र राक्षस करके एक बुक है जो विशाख दत्त ने 9th century AD में लिखी थी. तो यानी खैर वो जब ये हुआ उसके ऑलमोस्ट 1000 साल बाद ये किताब लिखी गई, बट नेवरदलेस इट इज अ सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन. और उसके अलावा कुछ ग्रीक राइटर्स ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है. तो उनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सोल्जर्स की आर्मी थी. वो थोड़ा एग्जैजरेटेड फिगर भी हो सकता है. और उसमें ये भी ग्रीक राइटर्स ने ये लिखा है कि सेल्यूकस निकेटर जो वहाँ पे बैक्ट्रियन एम्पायर का किंग था, यानी जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया जो है वहाँ का जो रूलर था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था. और फिर इवेंचुअली द पीस वाज कंक्लूडेड बिटवीन द टू एंड इन रिटर्न फॉर
500 elephants, Seleucus gave him eastern Afghanistan, Baluchistan and the areas west of Indus, कई सारा एरिया. तो ऐसा करने की वजह से मौर्य एम्पायर उधर तक पहुंच गया, पाकिस्तान, प्रेजेंट डे ईरान और इधर अफगानिस्तान इस एरिया तक, और नॉर्थ ऑफ विंध्यास से लेके वहां तक था. तो काफी बड़ा मौर्यन एम्पायर हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही हो गया था. ओके, so he built up a vast empire which included not only Bihar and good portions of Odisha and Bengal, but also western and northwestern India and the Deccan. तो केरला को छोड़ के, केरला, तमिलनाडु और कुछ एकदम नीचे के पार्ट्स छोड़ के, और इधर एकदम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट छोड़ के, ना जो प्रेजेंट इन नागालैंड या त्रिपुरा वो सब जो है, उनको छोड़ के पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट चंद्रगुप्त मौर्य का राज था. तो अब उसका एक इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन था विच वाज वेरी इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वो काफी सेंट्रलाइज था, यानी जैसा अभी मॉडर्न ब्यूरोक्रेसीज में फॉलो होता है. तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था एंड प्रोविंसेस वर डिवाइडेड, उसके हिसाब से वैसे ऑफिसर्स थे. क्योंकि एक सीधी बात यह है कि जब एम्पायर बहुत बड़ा रहता है, वो सिर्फ वॉर से तो एम्पायर तुम बड़ा बना सकते हो, उसका साइज बड़ा बना सकते हो, लेकिन उसको चलाने के लिए तुमको एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था. तो अब उसमें ऑफ कोर्स अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अर्थशास्त्र इज अबाउट इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूरे दुनिया में कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, जहाँ भी पूरे दुनिया में. तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की थियरीज है, अलग अलग थिंकर्स ने दी हुई, तो उसमें वन ऑफ द थियरीज इज ऑफ कौटिल्य ऑल्सो, दैट इज चाणक्य. फिर मेगास्थीन्स जो था, एक ग्रीक एम्बेसडर जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, उसने भी अपनी किताब इंडिका में एक काफी उस चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ब्रीफली, बहुत नॉट ब्रीफली, इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया है. एंड उसकी जो किताब इंडिका थी वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन है. एंड चंद्रगुप्त मौर्य वाज एविडेंटली एन ऑटोक्रैट. ऑटोक्रैट का मतलब ये होता है कि एक छत्र राज करने वाला, डिक्टेटर, और हु कॉन्सेंट्रेटेड ऑल द पावर इन हिज हैंड्स. ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था. नाउ एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस. ईच प्रोविंस वाज फर्दर प्लेस्ड अंडर अ प्रिंस, जो रॉयल फैमिली का आदमी होगा, यानी तुम प्रेजेंट डे गवर्नर्स जैसा समझ लो, या चीफ मिनिस्टर. ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर तो इलेक्टेड होता है, उस समय कोई इलेक्शन वगैरह नहीं था. तो हर इसका जो गवर्नर होता था वो एक प्रिंस होता था. और excavations also show that Patliputra, Ujjain, Takshila, they were some important cities during the Mauryan administration. ठीक है. Now administration of Patliputra, which was capital of Mauryas, ये 6 कमिटीज में होता था. तो उसमें हर कमिटी में 5 मेंबर होते थे, यानी जैसे आजकल की मॉडर्न कमिटी सिस्टम होती है, कैबिनेट कमिटी, हमने देखा था पॉलिटी में भी, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, देन कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स. ऐसे कमिटीज जो होती है उसमें वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का रोल स्ट्रीमलाइन कर देती है. ठीक है, सो ये 5 मेंबर्स कमिटी थी. सो they were interested with works like sanitation, care of foreigners, registration of birth, death, weights and measures, ये सारी चीजें उसमें थी. और एक लेकिन मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उसका एक सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये था कि द मेंटेनेंस ऑफ अ ह्यूज आर्मी. यानी उस जमाने में प्लिनी करके एक हिस्टोरियन है, ऑफ कोर्स ग्रीक हिस्टोरियन है, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो अकाउंट लिखा है उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य had army of 6 lakh soldiers, foot soldiers, 30,000 cavalry, यानी हॉर्स माउंटेड सोल्जर्स, और एंड 9,000 एलिफेंट्स. तो इतना बड़ा जखीरा वो मेंटेन करता था. और उसके अलावा दे मेंटेन 8,000 चैरियट्स ऑल्सो, यानी ये तो घुड़सवार हो गए, फिर चैरियट्स होता ना जो रथ वाले सोल्जर्स, तो ऐसे 8,000 थे. तो वो एक ह्यूज आर्मी उन्होंने मेंटेन की थी.
और दे ऑल्सो मेंटेन अ नेवी ऑल्सो। तो अब सीधी बात है कि जब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी बड़ी नेवी और आर्मी, और इतना बड़ा तुमने जब सेटअप किया हुआ है, गवर्नमेंट अपैरेटस बनाया है, तो ये बिना एक इलेबोरेट टैक्सेशन सिस्टम के तो पॉसिबल हो नहीं सकता था, क्योंकि उसका खर्चा कहाँ से आएगा? यानी उसका खर्चा करने के लिए तुमको तो टैक्सेशन करना पड़ेगा ना, और टैक्सेशन तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर वेल एस्टेब्लिश्ड हो। तो दिस ओनली शोज कि एग्रीकल्चर काफी पूरे इंडिया के लेंथ एंड ब्रेड्थ में काफी हद तक फैल चुका था, और एक इलेबोरेट देयर वाज एलाबोरेट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन which actually funded the huge administrative setup as well as the army and the navy। ठीक है, और मिलिट्री के लिए सेपरेट कमिटी थी। इनफैक्ट मौर्यास की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो नंदा के भी 3 गुना ज्यादा थी। तो अब जब नंदा की ही इसको देख के अलेक्जेंडर भाग गया था, तो इमेजिन कर सकते हो कि मौर्यास की कितनी बड़ी होगी। अब वो बड़ी होने का एक रीजन भी है ना, क्योंकि क्योंकि मौर्य का राज जो है वो पूरे हिंदुस्तान पे ऑलमोस्ट हो चुका था। नंदाज के टाइम पे राज वहीं पे था, मगध एम्पायर तक ही था। तो ऑब्वियसली जब 3 टाइम्स बड़ा राज हो गया तो 3 टाइम्स बड़ी आर्मी भी हो गई। ठीक है, तो द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डिड ही मैनेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ अ ह्यूज आर्मी। तो उसके लिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में काफी इलेबोरेट सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से वो पॉसिबल था। So he thus established a well-organized administrative system and gave it to a sound financial base। ठीक है, फिर अशोक, ही वॉज सक्सीडेड बाय अशोक। तो अब अशोक जो था, उसका जो ही वॉज नॉट सक्सीडेड बाय अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सक्सीडेड बाय बिंदुसार। अब बिंदुसार के टाइम पे ऐसा बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और ये सब की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था। एंड देन बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाय अशोक। तो अशोक ने इनफैक्ट एक मतलब हिस्टोरिकल ट्रेडिशन शो दैट अगेन अशोक was not from the royal princess, his mother was not a princess। Okay, then she was also a courtesan। और उसका अशोक had to fight his 99 brothers to finally succeed to the post of king। एंड अब ही वॉज फेवरेट ऑफ हिज फादर ऑल्सो, क्योंकि अशोक की कुछ अपनी एबिलिटीज थी, यानी लीडरशिप की और फिजिकल स्ट्रेंथ बोलो, इंटेलिजेंस बोलो, उसमें खुद कई सारी खुद इनहेरेंट इनेट एबिलिटीज थी, जिसकी वजह से अब ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी किंग बन सकता है, क्योंकि किंग की पोस्ट को ये करने के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स रहते हैं। अब एक ये कंटेंडर्स यानी ये सिस्टम राजा लोग पहले के फॉलो ऐसे करते थे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो बच्चों में, तो एल्डेस्ट सन गद्दी लेगा, ये एक सिस्टम बना के रखा था। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ नहीं है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में छोटे और नीचे के भाइयों ने भी गद्दी छीनी है बड़े भाइयों से। औरंगजेब भी उसका एक एग्जाम्पल है। सो ऐसे कई बार हुआ है। ओके, सो अब अशोक जो था, he succeeded, it is said that he killed his 99 brothers to get the throne, but this statement is based on legend, so it may be wrong। ठीक है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो बताते हैं, वो एक्चुअली टोटल 39 इंस्क्रिप्शंस है। तो उसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स है। देन अब अशोक के हर इंस्क्रिप्शन पे उसका जो नाम लिखा गया है वो देवनम पिया पियदसी करके लिखा है। अशोक इज नॉट रिटन एनीवेयर। नहीं, वो 6 बुक्स नहीं, वो हम देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होगा, बट वी आर डूइंग एनसीईआरटी। सो ओके, एक्चुअली वो कैसा रहता है कि 6 भाई जो रहते हैं ना, भाई जो रहते हैं वो तुम कैसे गिनते हो उस पर रहता है ना। एक्चुअली राजा राजे महाराजे जो रहते हैं इनकी कुछ ऑफिशियल बीवियां होती है, फिर उसमें भी एक सबसे सीनियर बीवी होती है, और फिर 5-6 और बीवियां होती है, और कुछ अनऑफिशियल ढेर सारी बीवियां होती है। तो ये सब मिला के फिर वो 99 हुए होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सो अब देवनम पिया पियदसी मीन्स डियर टू गॉड्स। ठीक है, एंड
this name appears on 49 places, and बेसिकली अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी वो इजीली लोगों को इसलिए समझ में आती थी बिकॉज दे वर प्राइमरीली कंपोज्ड इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। और जो इधर की अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, यानी उस प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड में, तो वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। आई टोल्ड यू खरोष्टी स्क्रिप्ट इज बेसिकली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और आर्मेनिक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। लैंग्वेज आर्मेक एंड script was Kharoshthi. This you have to remember. So these inscriptions throw light on the career of Ashok, his external and domestic policies, and the extent of his empire. तो इसमें क्या था कि एक पार्ट रह गया था, कलिंगा करके एरिया है जो प्रेजेंट डे ओडिशा और उसके अराउंड का एरिया बोल सकते हो, जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे उसमें पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हुआ था। तो अशोक ने अपने लाइफ में एक ही बड़ा बैटल लड़ा, और वो था कलिंगा वॉर। यानी बाकी का सारा बैटल और वो चंद्रगुप्त के टाइम पे ही पूरा इंडिया उनके मौर्यास के अंडर आ चुका था, एक पार्ट रह गया था। लेकिन ये वाला जो बैटल लो था, इसमें बहुत ही ज्यादा कत्लेआम हुआ, एंड फाइनली विमेन केम टू फाइट, एंड एट दैट टाइम ही वाज अशोक वाज एक्सट्रीमली मूव्ड, and he decided to give up the policy of violence, ठीक है। So he even restored back the Kalinga kingdom, of course under the suzerainty of the Mauryan Empire. लेकिन तब वो उसने सोचा नो इनफ इज इनफ, तो सब एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने अशोक को बोला कि आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो और स्ट्रेस में हो, तो आप कुछ दिनों के लिए बुद्धिस्ट विहार में जाओ। सो जब बुद्धिस्ट विहार में जा अशोक गया, तो वहां पर उसको पूरी शांति मिली और बुद्धा की टीचिंग सीखने को मिली, एंड मेनी अदर थिंग्स। सो ही वाज डीपली impressed and he decided to embrace Buddhism. He not only embraced Buddhism, but he also wanted to spread it in his entire empire. And with this, entire country became Buddhist during the time of Ashok. Okay, so अशोक ने जो पॉलिसी का ये किया था, बेसिकली ही कन्वर्टेड द भेरी घोषा टू धम्म घोषा, यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन टू कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ओके, so cultural conquest was there. Then he practiced the dhamma and taught dhamma, preached dharma, not and spread it also, Buddha's dhamma. Okay, so he also declared that he won't be invading any foreign lands anymore, and he adopted non-violent policy. अब उसने नॉन वायलेंस भले ही अडॉप्ट किया था, बट अशोक डिड नॉट डिसबैंड हिज आर्मी। आर्मी को इंटैक्ट रखा था। अब आर्मी तुम खुद कॉन्क्वेस्ट नहीं करोगे, लेकिन तुम पे कोई अटैक करे तो तुमको तो चाहिए ना डिफेंड करने के लिए। सो दैट इज व्हाई आर्मी वाज नेवर डिसबैंडेड, एंड नीदर डिड ही रिलिंक्विश हिज कंट्रोल्स ओवर द एम्पायर। तो अशोक ने डिसाइड किया कि हिल हेंसफोर्थ स्टे इन विहार, बुद्धिस्ट विहार। तो बुद्धिस्ट विहार में जाके अशोक रहता था, लेकिन सारे ऑर्डर्स वहां से देता था, यानी इट वाज अ मिनी किंगडम और कैपिटल टाइप, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जैसे होता है। सो क्या फर्क पड़ता है, सपोज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is not working from his office, he is sitting in some on some hills in Nepal, okay, but as long as he is prime minister, तो country वहां से चलेगा। okay, so same happened with अशोक। तो अशोक ने पैलेस छोड़ दिया था, मठ में जाके रहता था, बट एम्पायर वहां से चलाता था। उसके सारे जनरल्स और वो सब उसको वहां रिपोर्ट करने आते थे। ओके, ठीक है। And anyways, this Kalinga war did not make Ashok an extreme pacifist. So he did pursue the policy of peace, but he did not disband his army। इसी से पता लगता है कि वो एकदम पैसिफिस्ट नहीं हो गया था। ओके, देन उसके इसमें जो वास्ट एम्पायर्स थे, राजूकाज एंड इवन कंधार, the Kandhan inscription in fact speaks of the success of his policy with the hunters and fishermen who gave up killing animals and possibly took to settled agricultural life। तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ अशोक के टाइम पे, बिकॉज नाउ पीपल
got converted to vegetarianism. नॉन वॉयलेंस की पॉलिसी में तो वेजिटेरियनिज्म भी आता है, तो वेजिटेरियनिज्म होने की वजह से अब उसकी उतनी पैदावार होनी चाहिए, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग ड्यूरिंग अशोकास पीरियड. फिर उसकी जो इंटरनल पॉलिसी थी, नाउ अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ कलिंगा वॉर, ये तो हमने देख ही लिया. देन ही बिकेम अ मॉन्क, मेड ह्यूज गिफ्ट्स टू द बुद्धिस्ट एंड अंडरटूक पिलग्रिमेजेस टू द बुद्धिस्ट श्राइन्स. तो बुद्धा के जो ये सारे श्राइन्स है ना, जो 8 श्राइन्स है उसके, बुद्धा के फेमस हमने किए थे बुद्धिज्म के टाइम पे, तो वो सारी चीजें जैसे सारनाथ हो गया, बोध गया, लुम्बिनी, ये सारी जगहों के पिलग्रिमेज वगैरह किया अशोक ने. एंड देन ही डिसाइडेड टू होल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. सो द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट वैशाली, ओके, अंडर बुद्धा, अंडर अशोक. एंड उसमें फिर मिशनरीज आए थे पूरे दुनिया ने एडजॉइनिंग एरिया से, जो श्रीलंका से, बर्मा और अलग अलग जगहों से, ठीक है. एंड देन ही इनफैक्ट उसने एक अपना एक मंत्रालय भी बनाया था, एक वन मिनिस्ट्री वाज स्पेशली क्रिएटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. एंड ही इनफैक्ट इवन devoted or asked his own children to spread the message of Buddha. एंड जो श्रीलंका में जो बुद्धिज्म फैला है, वो उसकी बेटी को वहाँ उसने भेजा था, संगमित्रा नाम था उसका, और बेटे को उधर नॉर्थ ईस्ट साइड भेजा. एंड देन जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, वो उसके वजह से हुआ. खैर पहले भी हो ही गया था, बट कैसा रहता है ना, जब रिलीजन तब स्प्रेड होता है जब उसको रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, तो उसकी वजह से उसका ज्यादा ये हुआ. सो अब अशोका अपॉइंटेड द धम्म महामत्रास, यानी फॉर प्रोपोगेटिंग द धर्म और धम्म ऑफ बुद्धा. देन ही आल्सो डिसअप्रूव द रिचुअल स्पेशली ऑब्जर्व बाय वुमेन. अब जो हिंदू ट्रेडिशन में ढेर सारे रिचुअल्स और सारे जो टैबूज नहीं, सारे जो डिसेबिलिटीज विमेन वगैरह पे थी, वो सारी बुद्धा ने, अशोक ने हटाने के ऑर्डर्स दिए थे. एंड जस्टिस डिपार्टमेंट एक बनाया था. नाउ अब उसने भले ये किया था, बट he did not persecute the Hindu religions या हिंदू ब्राह्मण प्रीस्ट, उनको परसिक्यूशन नहीं किया था, उनको भी इक्वल मर्सी से, और उनको भी डोनेशंस मिलते थे और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी मिलते थे. बट ही हिमसेल्फ गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, तो इंडिया में बुद्धिज्म का स्प्रेड ज्यादा हुआ. तो बेसिकली अशोक की जो पूरी पॉलिसी थी, इट वाज अशोक का वैसे भी जो अशोका's ब्रांड ऑफ बुद्धिज्म वाज अ बिट डिफरेंट, दैट ही डिड नॉट नेवर वांटेड टू अटेन निर्वाण. ओके, सो निर्वाण लेवल तक जाने का जो मेडिटेशन और सारा त्याग वो सब करना होता है, वो अशोक को नहीं करना था. सो अशोका's बुद्धिस्ट पॉलिसी वाज बेसिकली टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, और सोशल ऑर्डर प्रिजर्व रहे और उसमें किसी को दिक्कत ना हो, हार्मनी रहे, पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे. वैसे देखा जाए तो किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी राजा का मेन काम यही होना चाहिए, ठीक है. सो ही व्हाट ही टॉट, उसके इंस्क्रिप्शंस पे क्या क्या लिखा होता था, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, पे रिस्पेक्ट टू द ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, शो मर्सी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, डू नॉट किल एनिमल्स. तो ऐसी सारी चीजें लिखी होती थी. एंड ये हर जगह पाई गई है. So Ashoka taught people to live and let live. So his policy was basically it emphasized compassion towards animals and proper behavior towards relative. ठीक है. Um, तो he said that his teachings जो थी, वो बेसिकली जो फैमिली नाम की इंस्टीट्यूशन है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए थी. और he said that people would go to heaven if you follow all these virtues, जैसे कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना और ये. तो जब तुम हेवन जा रहे हो, इसका मतलब तुम निर्वाण प्राप्त नहीं कर रहे हो. तो अशोक का एम कभी भी निर्वाण प्राप्ति की तरफ समाज को लेके जाना है, उस लेवल का बुद्धिज्म स्प्रेड करना वैसा नहीं था. बेसिकली सोशल ऑर्डर प्रिजर्व रहे, और वो अपने आप ही रहेगा ना जब तुम वायलेंस को टोटली वायलेंट एक्टिविटीज एंड
एंटी सोशल एक्टिविटीज को जब तुम टोटली कंट्रोल कर दोगे तो अपने आप ही पीस इस्टेब्लिश होगा। पीस रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी भी रहेगी, लोग अपने अपने काम ईमानदारी से करेंगे। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है। देन अशोक की हिस्ट्री में क्या जगह है, इतिहास में अशोक का की क्या जगह है, इस पे एक सेक्शन है इस चैप्टर में। तो he was certainly a great missionary ruler in the history of ancient world. तो वो एकमात्र ऐसा राजा था जो मिशनरी भी था और किंग भी था। अब ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी खुद अ, ये छोड़ दिया था। नहीं नहीं, नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे वो द फर्स्ट बिंदुसार, नो नो बिंबिसार, he had also left uh, no Chandragupta Maurya only, Chandragupta Maurya only, his grandfather Chandragupta Maurya, his grandfather had embraced Jainism। और वो उसी के टाइम पे he left with the that section हमने किया था ना जैनिज्म में, that भद्रबाहु के साथ he went south to spread Jainism। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने रिटायरमेंट लिया था तो वो एक पूरा जैन मॉन्क बन गया था। लेकिन अशोक ने कोई रिटायरमेंट नहीं लिया, वो मॉन्क बन गया था बुद्धिस्ट, लेकिन उसने कोई रिटायरमेंट वगैरह नहीं लिया था। So he remained a monk and the ruler both। So he is one of the only, I think, missionary ruler of ancient India। ठीक है। देन ही उसका एक अशोक का दूसरा एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि ही बॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है। एंड उसमें फर्दर ये था कि उसके पूरे यूनिफिकेशन में एक धर्म होगा, एक लैंग्वेज होगी और एक स्क्रिप्ट होगी। उसकी वजह से यूनिफिकेशन काफी अच्छा हुआ इंडिया का। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, यानी ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म, इसका मतलब बाकी रिलीजन्स खराब है वैसा नहीं। तो यानी जैसे आजकल का जो नारा है हिंदू खतरे में, तो वैसे कोई नारे नहीं दिए। उसने बुद्धिज्म लिया इसका मतलब हिंदू धर्म बेकार हो गया वैसा नहीं है। सो वो अपनी जगह। तो his policy itself was to respect all religions, so religious tolerance uh, was his policy, was a part of his policy। And he donated generously to non-Buddhists as well as Buddhist sects। ठीक है। देन he was fired with a zeal for missionary activities। मिशनरी एक्टिविटीज यानी धम्म का धर्म का प्रचार करना। तो उसके लिए तो उसने एक मंत्रालय ही बना दिया था और धर्म महामात्रास अपॉइंट किए थे, यानी स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे इसको स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। तो एंड मोर ओवर उसका एक और ये था कि ही बिलीव्ड इन कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ओके। नॉन अग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, पीस। अब इसमें एक रीजन, एक चीज ये भी हो गई कि अब कॉन्क्वेस्ट करने को बचा क्या था, देखा जाए तो सारा तो हिंदुस्तान तुम्हारे इसमें आ गया, पूरा सब कॉन्टिनेंट एक तरह से, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब उससे ज्यादा तुम कॉन्क्वेस्ट करने जाओगे तो उसको एडमिनिस्टर कैसे करोगे, उससे भी आगे अगर तुम जाओगे। सो एक ये भी है पॉसिबिलिटी कि ऑलरेडी तो सब कुछ तुम्हारे पास है, अब तुम क्या कॉन्क्वेस्ट करोगे, बहुत बड़ा एम्पायर तुम्हारे हाथ में आ गया। ओके। देन उसके अलावा फिर अशोक का एक इम्पोर्टेंट ये है कि ही स्प्रेड प्राकृत लैंग्वेज, उसका बुद्धा का मैसेज प्राकृत लैंग्वेज में स्प्रेड किया, जिसकी वजह से वो कॉमन मैन तक पहुंच पाया। बिकॉज द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एंड मैसेजेस वर ऑल इन संस्कृत, विच वाज एनीवेज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ मासेस, एंड इट नेवर वाज, एंड इट स्टिल इज नॉट। और वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो मासेस की लैंग्वेज नहीं होने की वजह से संस्कृत इंडिया से ऑलमोस्ट लुप्त होने की कगार पे है। अभी 10th तक मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट, उसमें भी चॉइस रहता है that you can take Hindi, Marathi or Sanskrit, any। बट पॉइंट इज वो बच्चे जबरदस्ती पढ़ते हैं, रटते हैं 10th तक किसी तरह से, और उसको बाद में भूल जाते हैं हमेशा के लिए। जो लेते भी है संस्कृत, पहली बात तो संस्कृत लेने वाले भी कम रहते। सो पॉइंट इज संस्कृत लैंग्वेज अननेसेसरीली खत्म हो गई है। ओके। लेकिन सो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और एक बहुत अच्छी लैंग्वेज इंडिया की होने के बावजूद इंडिया में किसी के काम नहीं आई। ओके। सो दिस वाज अबाउट अशोक। और फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर के जो बाकी के आगे के किंग्स थे,
वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, धीरे धीरे वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ, एंड द लास्ट किंग वाज बृहद्रथ, एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंगा इन फ्रंट ऑफ हिज ओन आर्मी। पुष्यमित्र शुंगा एक जनरल था, ब्राह्मण जनरल था, और उसने फिर सत्ता तख्ता पलट दिया, और तब से शुंगा डायनेस्टी शुरू हुई। फिर शुंगा डायनेस्टी में अपने किंग्स थे, और फिर उसके बाद कनव डायनेस्टी आई। तो बेसिकली बृहद 185 बीसी डेट एस्क्राइब की जाती है फॉर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो जैसे नथिंग इज एवर लास्टिंग, सो इज आर द एम्पायर्स। सो 185 बीसी, 185 बीसी वो ईयर है जब पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्यन एम्पायर का तख्ता पलटा था। ओके।